अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूं आप लोग जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोगों ने मुझे जितना मिस किया मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। और आई नो कि मैं बहुत दिन जो है ना वो गायब रही हूँ यहाँ से, लेकिन आप सब मेरी दुआओं में मौजूद थे और आप सब के लिए भी दुआ की है। मैं ऐसी जगह पर मौजूद थी जहाँ पर हर कोई चाहता है, हर मुसलमान इस दुनिया के किसी भी कोने में बसा हुआ है ना, वो चाहता है कि हम उस घर ज़रूर जाएं, उस सरज़मीन पर ज़रूर पैर रखें, ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर रखें। और जब एक दफ़ा पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपका दिल करता है कि आप हर दफ़ा जाएं और बार बार वहां पर जाएं। मैं उम्रे की सादत हासिल करने के लिए गई हुई थी और इसलिए आप लोगों से थोड़े दिनों के लिए रुखसत ली हुई थी, यहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे ख्याल से जिसको ज़िंदगी में अल्लाह पाक हर किसी को मौका दे कि वो जाए वहाँ पर, अल्लाह के घर जाए, अल्लाह के घर को देखे और उसको याद करे। अभी भी मेरे गूज़बम्स आ गए हैं कि आप जब भी उस लम्हे को याद करते हैं, बहुत कुछ आप याद करके जाते हैं, बहुत कुछ आप दुआओं में लेकर जा रहे होते हैं कि जब भी अल्लाह का घर नज़र आएगा, पहली नज़र जब आपकी पड़ेगी अल्लाह के घर के ऊपर तो आपने बहुत कुछ मांग लेना है। मैंने सुना ये था, बहुत कुछ मांगना, पहली नज़र में ही जब अल्लाह का घर नज़र आए ना तो हर दुआ कबूल होती है। वैसे ही वो सरज़मीन ऐसी है कि वहाँ पर हर दुआ कबूल होगी, लेकिन वो जो पहली नज़र है ना उसमें आप इतना खो जाते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वाकई आप अल्लाह के घर मौजूद है, वाकई अल्लाह ताला ने आपको अपने घर पर बुलाया है। किस्मत वाले होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम जाते नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है। ये बुलावा आता है अल्लाह पाक की तरफ से और वो चुनता है कि इस दफ़ा ये बंदे हैं जो लोग आएंगे, मेरे घर पर आएंगे और मुझे सलाम पेश करेंगे और आके जो है ना मेरा घर देखेंगे। तो एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पर। और सबके लिए दुआ की। यहाँ पर जो मेरी टीम मेंबर्स मौजूद हैं, हमारे कैमरामैन, जो भी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, आप लोगों के साथ भी, सबके लिए बहुत दुआएं की है मैंने कि अल्लाह पाक हर किसी को ये मौका दे, हर किसी को ये सादत हासिल करने का जो है ना मौका दे और अपने घर बुलाए। तो ये दुआएं इसी तरह हम करते रहेंगे। आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें, हम भी आपको दुआओं में याद ज़िंदगी भर रखेंगे। क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था कि अपने इस पूरे सेटअप को छोड़ के जाना और फिर जब वापस आ रही थी फिर वो भी एक एक्साइटमेंट थी कि हम वापस जा रहे हैं अब और ऑफिस जाना है, फिर आप लोगों से जाके मिलना है, ऑफिस के कोलीग से मिलना है, दोबारा से वही रूटीन जो है ना उसको रिज्यूम करना है। तो एक अलग ही मज़ा है, हर लम्हे का एक अलग मज़ा जो होता है वो इन्जॉय करने के लिए होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो पिछले काफ़ी दिन थे, गालिबन 14-15 दिन थे, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जो कोलीग थी इरम नाज, उन्होंने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया, बड़ा अच्छा लेकर चली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो अभी मैं वापस आ चुकी हूँ, दोबारा से हम अपना स्टार्ट करेंगे और लेकर चलेंगे अपने प्रोग्राम को और उसी तरह आप से जो है मुलाकात रहेगी। अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के मुतालिक और हिकमत में। आजकल आपको पता है कि हर कोई ये चाहता है कि हम ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास ना जाएं और क्योंकि एक तो डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि जब वो दवाइयों पे आप लग जाते हैं ना, एक बीमारी से तो आपकी जान छूटती है लेकिन उन दवाइयों की वजह से और भी आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपका जिस्मानी निज़ाम है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है, ये भी कहा जाता है। इसी तनाजुर में बहुत से लोग हैं वो हिकमत पर एतमाद करते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, एलोपैथी के ऊपर ज़्यादा कह लें कि या होम्योपैथिक के ऊपर वो ज़्यादा एतमाद करते हैं। तो आज हमने गुर्दों के हवाले से बात करनी है क्योंकि गुर्दों का मसला भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर घर में मुझे ये लगता है कि एक मरीज़ ऐसा है जिसको गुर्दे का मसला ज़रूर होता है, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। तो डायलिसिस पर अगर आपका पेशेंट चला जाए तो वो तो एक वर्स्ट कंडीशन हो जाती है कि आपने हर
हर हफ्ते जो है ना अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है डायलिसिस के लिए, तो क्या गुर्दों के लिए हिकमत में तरीका इलाज है, किस तरह की चीज़ें हैं उन पेशेंट्स को दी जा सकती हैं, और गुर्दे फेल होने से किस तरह अपने आप को बचाया जा सकता है, क्या ऐसा कह लें कि पॉसिबल है या नहीं है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हकीम फरहान हनीफ साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनको खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, गुर्दों के हवाले से, डायलिसिस के हवाले से हमने आज बात करनी है कि ये मसला है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब लोग रिपोर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं इनके साथ, गुर्दे फेल हो गए या गुर्दों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपका बढ़ रहा है, तो क्या सबसे पहले तो ये बताएं गुर्दे फेल होने की वजह क्या, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं क्या वजह लगती है, क्या वजह बताते हैं वो आपको? इसमें सबसे पहले तो जो वजूहात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, असबाब क्या। अगर वो सबब को ख़त्म किया जाए, उसमें बाज़-औक़ात ऐसा होता है गुर्दों के ऊपर सोजिश आ जाती है। अच्छा। ठीक है। और उसके साथ साथ बाज़-औक़ात ऐसा होता है कुछ लोगों को पथरी की शिकायत हो जाती है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं अपना यूरिन रोक के रखते हैं। हाँ। बाज़-औक़ात अक्सर यूरिन रोक लेते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन और सोजिश बढ़ जाती है। और अक्सर औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पहले शुगर होती है, शुगर के बाद ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। जब ये दोनों तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कसरत से लाइफ टाइम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कुछ अरसे के बाद क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। जब क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है, अब इसकी एक लेवल है, 1.2 तक तो नॉर्मल है, लेकिन इससे जब बढ़ता है, जब 5 क्रॉस करता है, तो फिर एलोपैथिक तो कहती है इसके डायलिसिस होने चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो 16 तक क्रिएटिनिन, 18 तक भी गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ और ये ठीक हो जाता है। तो इसमें अलामात पे आपने तवज्जो रखनी है। जब ऐसी सिम्टम्स आना शुरू हो, ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहना शुरू हो जाए, तो समझ लें आपका वो क्रिएटिनिन और यूरिया चेक करवाएं, तो क्रिएटिनिन और यूरिया अक्सर औक़ात बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये भी एक इसकी अलामत है। आपने बताया कि 16 तक अगर चला जाए, हाँ 16 तक तो 5 से प्लस तो वो एलोपैथिक में खतरनाक ही है। हाँ खतरनाक है, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं यंग एज के, वो सर्वाइव कर जाते हैं 16 तक, तो चलते फिरते रहते हैं। हालांकि इसमें हम रेस्ट बताते हैं, और इसमें जो नुस्खा जात है, इसमें जो नुस्खा जात है वो बड़े आसान और सादा और सिंपल है। और इसका एक बहुत बड़ा जो सबब है ना, वो बहुत सारे लोग बीफ या मटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, ठीक है, ये भी इसका बहुत बड़ा सबब है। मुरगन अग़ज़िया, पहले होटलिंग बहुत कम होती थी, घरों के खाने थे, आज होटलिंग बहुत ज्यादा और उसमें मसाला जात बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हैबिट्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, इससे भी थोड़ा सा एहतियात करना है। देसी घी जो है इतना अच्छा है, देसी घी अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका क्रिएटिनिन बड़ा होता है, बहुत अच्छा है। ओके, अच्छा, ये देसी घी में खाना बनाया जाए, ठीक है, और सालन ज्यादा खाना, रोटी गंदम की बिल्कुल थोड़ी सी, बेहतर तो यह है कि जौ की रोटी, मना कर दिए चावल तो बिल्कुल नहीं खाने, और इसमें रोटी खानी है वो भी खानी है जौ की। अगर गंदम खाएं तो हाफ रोटी से ज्यादा बिल्कुल ना लें, सही है, ठीक है, और सालन ज्यादा खाएं। शाम को फिर दलिया जौ का इस्तेमाल किया जाए। ओके, ये ऐसे पेशेंट है जिनका 8 या 10 क्रिएटिनिन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ 4 दिन बाद रिपोर्ट करवा के आए, और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पॉइंट कम हो चुका होता है। ठीक है, और उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त आपको ना कहवा बताने लगा हूँ, ये इतना ज़बरदस्त है, इसका पानी बना के ऐसा पेशेंट रख ले और दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल कर ले। इसमें तुख्मे कासनी, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है किडनी के लिए और लिवर के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है बखड़ा, इसको खार खस्क भी कहा जाता है, ये किडनी के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद आ जाता है सौंफ, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है गुले सुर्ख ईरानी, गुलाब के फूल। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें ना आपने लेनी है, ये तकरीबन 2-2 ग्राम सारी चीज़ें ले लें, और बखड़ा 5 ग्राम ले लें। सारी चीज़ें लेके अब आपने ना 1 लीटर पानी रखा, उसके में ये चीज़ें डाल के उसके उबलना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ें डाल के उसको ऊपर बंद कर दें, ढक्कन दे दें, और नीचे से आँच बंद कर दें। अब आपका ये कहवा तैयार हो गया। ये सुबह दोपहर जाम दिन में 3-4 मरतबा ये पिया जाए, और इसमें अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो वो शरबत बजूरी शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें साथ पीने के लिए ये अर्क जो है इसी में मिला के भी पेशेंट पी सकता है, उसके अलावा वैसे भी पी सकता है। अगर सोजिश हो गुर्दों में, तो गुर्दों के सोजिश, चेहरे के ऊपर सोजिश, उसके लिए ये अर्के मको बड़ा बेहतरीन है। फौरी तौर पे जो चेहरे के ऊपर सोजिश होती है उसका ये इलाज है। अगर आपके पाँव के ऊपर सोजिश है उसका भी ये इलाज है, फौरी तौर पर रिलीफ देता है। उसके बाद ये अर्के बजूरी है। अब अर्के बजूरी क्या है, ये अगर कोई पेशेंट शुगर पेशेंट भी है तो वो ज़ाहिर बात है शरबत नहीं पी सकता, उसकी जगह पे अर्के बजूरी इस्तेमाल कर ले। उसके बाद अगर पानी की कमी और गर्मी और हरारत बहुत ज़्यादा होने की वजह से मसला बना है, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो उसमें अर्के गुलाब बड़ा बेहतरीन काम करता है। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाए।
और इसमें डालने के लिए भी आप सारे अरग जो है ना, इसमें कासनी का अरग थोड़ा सा मिला लें पीते वक्त, और सौंफ का अरग मिला लें, और उसके बाद मको का अरग, ये 3 अरग इसके अंदर शामिल करके पिया जाए, ये बेहतरीन है। और मैं कहता हूँ कि इस्तेमाल करके आप 4 दिन के बाद रिपोर्ट करवाएं। और उसके बाद अगर फिर भी कोई पेशेंट के कम फर्क पड़ा तो फिर हम कहते हैं कि आप आके एक दफा चेकअप करवाएं, पल्स चेक करवाएं, फिर उसके बाद इसके साथ हम कोई दवाई रिकमेंड करेंगे। और ये अरग 1 नंबर होने चाहिए, जिसकी ये अक्सर औकात मार्केट में सही नहीं मिलते, तो हम तो खुद बना के ऑथेंटिसिटी जो है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ से ऑथेंटिक चीजें मिल रही हैं। तो ये आज हमने बात की गुर्दों के हवाले से कि जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या यूरिया बढ़ा हुआ है, उनके लिए क्या क्या चीजें एहतियात हो सकती है, वो क्या खा सकते हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या आप आए इसके ऊपर बात किए। जनाब कुछ आंखों के हवाले से बात करते हैं। आंख इंसान के जिस्म का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा है। ज़रा सी तकलीफ भी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर देती है, और आंख की खुश्की या फिर आंखों के आंसू की नाली बंद होना ऐसे मसाइल हैं जिन्हें अक्सर लोग बड़ा ही मामूली समझ कर ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये मसाइल ना सिर्फ मुस्तकिल तकलीफ़ देते हैं बल्कि जलन का बाइस भी बनते हैं, बल्कि वक्त पर ना इलाज किया जाए तो ये बिनाई पर भी असर डाल सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल की वजूहात क्या हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा आम है, और इनसे बचाव और इलाज के क्या इक़दाम ज़रूरी हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जावेद मलिक मौजूद हैं, जो कि आई सर्जन है। तो उनसे बात करते हैं कि ये ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम होता क्यों है, किन में ज़्यादा होता है और उसका इलाज क्या है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? डॉक्टर साहब ड्राई आइज़ के ऊपर हमने आज बात करनी है। क्या होती है ड्राई आइज़ और क्यों होती है ड्राई आइज़? ड्राई आइज़ की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उम्र का बढ़ना जो है ना, सबसे पहले हम उसको तो लेबल करेंगे। अच्छा। उम्र के साथ साथ जो है ना, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, गिट्टे गोडे जवाब दे गए नहीं, आंखें भी जवाब दे जाती है ना। आंखें जो है ना, फिर वो असल में यहाँ पे ग्लैंड्स होता है हमारा, उसको ना मेडिकल की इस्तिलाह में कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। ये जो हमारी आंखों की पलकें हैं, इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है ना, उनकी या तो सिक्रीशन कम हो जाती है उम्र के साथ साथ, या फिर हमारा माहौल इस किस्म का हो जाए कि उसकी वजह से उसकी जो है ना वो वेपोरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। अब आपको पता है कि हम लोग वो कहते हैं ना, एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना बेहतर नहीं होती। जो आँख को भी एक माहौल चाहिए। बिल्कुल। अब हम लोग बाहर एसी का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि बगैर ह्यूमिडिफायर के हम इसको करते हैं, और जो है ना धूप के अंदर सन ग्लासेस के बगैर चले जाते हैं। खुराक हमारी आपको पता है किस किस्म की है, मतलब वो कहते हैं जहाँ पे जहर भी खालिस नहीं मिलता, ठीक है ना, मिलावट इतनी ज़्यादा है, तो वो इसका वो लामाला फिर वो उससे जो काजेज़ है ना किसी और तरफ चली जाती हैं। कुछ फिर अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा। एंटी एलर्जिक हो जाती है। आई ड्रॉप्स होते हैं? नहीं, या वैसे एलर्जी की कोई दवाई हम जो है ना लेते हैं, वो भी हमारी आंखों को मुतासिर कर सकती है। डेफिनेटली एंटीहिस्टामिन जिसे कहते हैं कि वो ड्राइनेस करती है ना। जब आपकी अब कोई दवाई आप खाएं जो एलर्जी की है, ठीक है, आप कभी नोट कीजिएगा कि आपकी जो माउथ है ना वो ड्राई हो जाएगा, आपकी सारी सिक्रीशन नाक की, मुंह की और जो है ना ये आँख की कम हो जाएंगी। तो डेफिनेटली वो ड्राइनेस काज करती है ना। विटामिन ए जो है ना, बड़ी इस पर बहस होती है, जो विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा है, उसकी कमी अगर हो जाए उसकी वजह से हो जाता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस खासतौर पे फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, जिसकी अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस का आंसर जो है ना वो आ सकता है ना। तो ये मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनकी वजह से जो है ना ये। सबसे पहले जैसे आपने बात की एसी का यूजेज बहुत ज़्यादा, एसी की वजह से कैसे ड्राई आइज हो सकती है? क्योंकि आपकी वो जो वेपोरेशन ज़्यादा होने शुरू हो जाती है ना, जो वहाँ पे चाहिए कि ह्यूमिडिफायर अगर लगा होगा तो फिर तो नहीं होगा वो। ठीक है। तो उसकी एसी के असल में ना हमारा इशू ये है कि हम एक जगह पर बैठे हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम हर 2 घंटे के बाद मूव करें। ठीक है ना। मूव करेंगे तो हमारा वो सिस्टम सारा एक ठीक रहेगा। जब आप ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग जो ना वो ऐसे बैठना चाहिए, लेकिन कुछ लोग झुक के ऐसे बैठते हैं, ठीक है ना, वो जिस तरह सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल, देखें हमारे जो बड़े थे ना, वो एक जो बड़े सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सादा खुराक खाते थे, बहुत जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। हमारा मैकेनिज़्म जो है ना वो उससे डिफरेंट हो गया है। एसी के बगैर हमसे रहा नहीं जाता। आपको पता है गाड़ी एसी है, घर एसी है, दफ्तर एसी है,
मास्क एसी है, बाजार एसी है, तो आप हर जगह ये सहूलत मौजूद है, कह सकते हैं आप। हमें थोड़ा सा लेजी कर दिया और सुस्त कर दिया हुआ है हमें इन सहूलियात ने। अच्छा, ये बाहर जो बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो बहुत ज़्यादा स्मॉग आगे आने वाली, आपको पता है वो वेदर आने वाला है, उसकी वजह से भी हमारी ड्राई आइज हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। और ये पोल्यूशन जो बाहर होती है, धुआं। देखिए, मैं क्योंकि एक नेशनल कॉलमिस्ट भी हूँ, पेपर में लिखता भी हूँ, अक्सर मैं वो बात करता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। दुनिया के अंदर जो है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जाती है ना। हमारी ये प्रायोरिटीज़ में से नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारी तरजीहात में से नहीं है कि हम बीमारी को होने ही ना दें, ठीक है ना। जो आप बात करिए ना कि जी इसको बाहर जाने के बारे में, इवन तो जो बेचारे खड़े होते हैं ना, ये आपके जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, मैंने इनको कहा कि आप ग्लासेस लगाएं, इनके भी ठीक है ना, आप सर पे वो चीज़ लेके खड़ा हो, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि छोटा सा पत्थर अगर उड़ के आपकी आंख में लग जाए ना, वो आपके पर्दे को डैमेज कर सकता है ना। ये है छोटी बातें। देखें, जो लोग बाइक पे जा रहे होते हैं वो भी ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं, आंखों में कितनी तेज हवा पड़ी होती है, और बाद में आप उनको रब करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो छोटी छोटी एहतियात होती है ना, इसको ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। और ये कुछ एहतियातें जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रहे थे। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से जैसे आपने बात की कि उनमें एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी ड्राई आइज हो सकती है, दूसरा एज अ वुमेन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी, देन हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी? बड़ा अच्छा आपने टॉपिक देना में टच किया, कॉन्टैक्ट लेंस। एक्चुअली ना हमारे यहाँ सिस्टम नहीं ना, हम यूएस में रह रहे हैं ना, यूके के अंदर ना यूरोप के अंदर, आपको पता है ना, यहाँ वहाँ पर तो ना धुआं होता है, ना मिट्टी होती है, ना हारन का इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ हमारी ये तीनों चीज़ें वाफर मिकदार में है ना। पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे कि वो लाहौरियों ने ना अपनी उम्र कम से कम जो है ना 10 साल कम कर ली है इस पोल्यूशन की वजह से। अब इसी तरह वो डेफिनेटली आंखों को मुतासर कर रही है, वो आंखों में जलन होगी। होता ये कि वो कहते हैं कि हमारी आंखों में, आप किस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी आंख में ड्राई आइज़ है और पानी सानू ज़्यादा आंडे है, लाहौरी कहते हैं ना इस तरह। तो वो बेसिकली पानी ज़्यादा नहीं आता, वो ड्राइनेस की वजह से वो आपको जलन जो होती है, आप रब करते हैं, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इवन कि ये होता है कि ये जो आँखें जो हैं, ये भी इसमें सोजन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अल्लाह ताला ने एक बड़ा सिस्टम खूबसूरत रखा हुआ है कि जिस तरह आपको पता है ना, गाड़ी का बारिश शुरू होती है, वाइपर चलता है जी, ये हमारा ग्लैंड्स है ना, ये हमारे ग्लैंड स्क्रीशन करते हैं, तो हम ब्लिंक करते हैं। हाँ। आप समझ लें कि वाइपर है, तो हमारी विजन क्लियर हो जाती है जी। हम ब्लिंक करते हैं तो एक टीयर फिल्म होती है, मेडिकल की ज़बान में उसको टीयर फिल्म कहते हैं, जो सामने वाली पतली है इसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम वो जो कॉन्टैक्ट लेंस उसी तरह वापस आते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बच्चियाँ ये करती हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस का एक तो किसी का लगा लेना, इंतहाई जहर कातिल है, ठीक है जी। रात को लगा के सो जाती हैं, वो बिल्कुल गलत है। रात को देखें, आपकी आँख को ऑक्सीजन चाहिए ना, अगर आपने एक हॉल चढ़ाया हुआ है और फिर रात को लगा के आपने सो गई, आँख भी आपने बंद कर ली है, तो आप इतना लीथल इन्फेक्शन होता है कि ये आँख मेल्ट होने का खर्चा होता है कि सामने वाली जो पुतली है वो बिल्कुल ही जवाब दे जाती है, उसकी केराटोप्लास्टी हमें करनी पड़ती है, वो पुतली तब्दील करनी पड़ती है, अमेरिका से श्रीलंका से आती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हम समझते नहीं है ना। वो तो वो बस वो दूसरी बात है कि कुछ बच्चियाँ लगाती हैं लेंस नंबर वाले, कि मतलब 3 नंबर है, 4 नंबर है, पावर लेंसेज जो कहा जाता है। हाँ। वो होता है कि ये वो दुकानदार के पास चले जाते हैं, वो उसको अगर 3 नंबर का है उसका नंबर, तो वो 2.5 नंबर, आधा नंबर कम करके लगा देगा। बिल्कुल इट्स वेरी रॉन्ग, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर मेजरमेंट होती है, उसकी जो है ना गोलाई कितनी है, उसकी करने के बाद फिर प्रॉपर जो अच्छी कंपनी के लेंस है वो लगाए जाएँ, ठीक है ना। सारे काम ही यहाँ उलट हो रहे हैं ना। तो फिर जब अच्छा, सबसे बड़ा इशू पता क्या है यहाँ पे, जो हमें डॉक्टर साहबान को बड़ी हुआ है कि सेल्फ मेडिकेशन बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ ना जो घर में दवाई पड़ी हुई है ना, वो डाल लेंगे, जो मोहल्ले का चाचा मासी पकौड़े वाला दवाई बताएगा ना, वो हम डाल लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। जब हमारा काम बिगड़ जाएगा फिर हम डॉक्टर के पास आएंगे। आई ड्रॉप्स तो हम बाद में डालते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं अर्के गुलाब जी। बल्कि इवन के एक हमारे दोस्त थे, तो वो मुझे किसी बीपर में ऐसे दे रहा था, तो मुझे कहा डॉक्टर साहब वो अर्के गुलाब के बारे में ज़रा बता दीजिएगा। मैं कहा यार अर्के गुलाब नहीं ठीक, ठीक है ना। वो कहते नहीं आप बता दें, वाला हमारा कॉन्सेप्ट देखे ना, नहीं तो ये नहीं हमें आंखों में नहीं डालना चाहिए, साइंटिफिक कोई प्रूवन नहीं है। इवन के सुरमा, सुरमा जो है ना उसका इस्तेमाल किया। देखें मैंने वही बात आई, वो खालिस चीज़ पता नहीं मिलती है कि नहीं, अगर मदीना शरीफ से मिलती है, आउट ऑफ कंट्री से मिलती है, तो मैं
कह सकता हूँ कि चलो आप डाल सही लें, है। ठीक है, तिब्ब नबी में है, चलें, वो एक सुन्नत भी है कि अल्लाह के आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाले सारा। लेकिन मामला ये है कि मामला फिर उसी तरफ आ जाएंगे कि वो पता नहीं क्या चीज़ उसके अंदर डाली हुई सही है, है, ठीक वो है। आपके लिए उल्टा वबाले जान बन जाएगा ना, सुरमा जो है। तो आपने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। आंखें एक ऐसी कह लें कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है कि अगर ये एक दफ़ा ख़राब होगी तो ये वापस नहीं आएंगी। एक दफ़ा आपकी बिनाई चलेगी तो ये वापस नहीं आएगी। आप ये भी अपने दिमाग में ज़रूर रखें। तो इसलिए इसकी एहतियात बरतना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा चले, खुश्क आँखों के हवाले से तो चले बात हो ही गई है। आँखों की बिनाई आजकल बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। बच्चों में भी इतने मोटे मोटे ग्लासेस मैं देख रही हूँ कि लगे हुए हैं, यंगस्टर्स में भी इतने मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए हैं। दूर की नज़दीक की, मतलब अब बड़ी उम्र में हम जाके देखते हैं कि उनको नज़दीक की ग्लासेस लगती हैं। आजकल दूर की बिनाई बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। असल में ना गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत गैजेट्स की वजह से, डेफिनेटली आप स्क्रीन का टाइम बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से भी जो है ना ये ड्राई आइज़ हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्क्रीन का इस्तेमाल जिसका ज़्यादा है, जिस तरह मतलब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, उसको चाहिए कि आफ्टर 30 मिनट्स के बाद 30 सेकंड की ब्रेक लें। जिस तरह मैंने आपको कहा ना 2 घंटे बाद आपने मूव करना है, 30 मिनट के बाद 30 सेकंड की आप ब्रेक लें। आप अपनी जो अटेंशन है मोबाइल से या लैपटॉप से या उससे हटाएं। रात को अंधेरे के अंदर प्लीज़ मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। और बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो सर्वाइकल है ना आपके मोरे, ये मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चे जो है ना इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन कि मैंने ना एक इस पर लिखा भी सही, इस पर TV पे आपके हेल्थ रिपोर्टर्स के साथ हमने कैंपेन भी चलाई, मैगजीन पे भी लिखा कि इसके बच्चों की नज़र इसलिए कमज़ोरी कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ना, स्कूल के बच्चों को अगर वो दाखिल हो ना, यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि कंपलसरी कर दे कि आईसाइट उनकी चेक करवाएं। बिल्कुल चेक करवाएं। होता ये है कि एक आंख लेजी होती है, हाँ जी। एक आंख अच्छी होती है, दूसरी आंख उसको कंपलसेट करती रहती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस आंख का नुकसान हो चुका था, हम उसको बड़ा मुश्किल से वापस लाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो एक तो ऐनक का नंबर चेक करवाया जाए प्रॉपर टाइम पे और फॉलो अप किया जाए। कुछ लोग खुद से कहते हैं नहीं जी साहब हमें तो नज़र आ रहा है, हमें ज़रूरत नहीं। नो, आपने हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद जब डॉक्टर बुलाए आप वापस आके उसको चेक करवाएं। और चले अगर नहीं भी गवर्नमेंट कंपलसरी इसको कर सकती है, तो कैंप्स लगते हैं ना स्कूल्स में, स्पोर्ट्स कैंप लगा रहे हैं, बाकी कैंप्स लगा रहे हैं, आप हेल्थ कैंप लगाना शुरू कर दे, आंखों के हवाले से कैंप्स लगाना शुरू कर दे। ये आपके लिए भी अच्छी है, टीचर्स भी उधर चेकअप कराएं, बच्चों को भी चेकअप कराएं, ये बड़ी अच्छा एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, बच्चों को पता होगा, घर जाके भी वो बता सकते हैं। तो आज हमने ड्राई आइज के ऊपर बात की है कि ड्राई आइज होती क्या है, किस तरह इनका इलाज किया जा सकता है और आपने अपनी आंखों का किस तरह ख्याल रखना है। डॉक्टर जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडियोज में आई सर्जन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। अभी आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आजकल कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ज़िले इंतज़ामिया मसरूफ़ अमल है। पहली जो स्टोरी है जिसको हमने डिस्कशन लेकर आना है कि 4 सालों बाद पूरे लाहौर को रोशन करने की जो इब्तिदा है वो कर ली गई है। टेंडर जो है ना वो सामने आ गए हैं कि लाइट्स जो है ना उनको कह लें कि उनकी मुरम्मत और बहाली का काम शुरू हो जाएगा। एक तो ये स्टोरी है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, कब से काम होगा, किसको टेंडर मिला है और कब तक हमारा जो शहर लाहौर है वो रोशन और जगमग हमें नज़र आएगा। दूसरी स्टोरी ये है कि ऐवान वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से सिफारिशात तलब कर ली हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त लिख दिया है कि गदे के ज़िबा खाने बनाने और गोश्त की सप्लाई एक्सपोर्ट रेगुलर करने पर जो इजाज़त है उसके ऊपर भी सिफारिशात मांगी गई हैं। ये भी स्टोरी क्या है, इसके अलावा और 2 स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब 4 सालों के बाद जो है ना शहर लाहौर की ये भी सुनी गई है कि अब हमारा पूरा जो शहर लाहौर है वो जगमग करता हुआ नज़र आएगा, लाइट्स हर जगह हमें नज़र आएंगी। फ़िलहाल तो आधे लाहौर जो है ना वो जागा हुआ होता है, आधा लाहौर सोया होता है लाइट्स के हवाले से, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से। कब से शुरू होगा ये काम? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करती हैं, आपको मुबारक हो, आप उम्र करके आई हैं। दूसरा ये है कि पता तो यही चला है
कि शहर लाहौर रोशन होने जा रहा है। अच्छा, पता ये चला है, पता ये चला है। ठीक है। तो बात मेरी आप समझ गए हैं। जी जी। पहले 3 अल्फाज में कि पता यही चला है। ठीक है। अब सेकेंडली ये है कि हमने तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक देखना होता है कि अब ये मानसून ख़त्म होने में जा रहा है और बताया यही जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद जो है वो एक तसलसल से काम शुरू कर दिया जाएगा और विन विन की पोजीशन में आएंगी ये, चूँकि मानसून की बारिशें हैं तो जो LDP इनका लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो भी इन्होंने नवंबर की डेडलाइन दे दी गई है। सारी बात है, बीच में इतनी तेज़ बारिशें और 70% ज़ायद बारिशें हो रही हैं, अभी भी बाहर बारिश हो रही है और बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। पूरे लाहौर में जो है वो बूंदाबांदी हो रही है और ये आपके पूरे 3 से 4 माह में पहली बारिश है जिसमें हवा खुनकी है। सर्दी महसूस हो रही है हल्की कल रात को भी बड़ा अच्छा मौसम था, कल भी पूरे लाहौर में बारिश हुई थी और आज भी हुई है। चूँकि आज शाम को 1 रबीउल अव्वल भी शुरू हो जाएगा और सरकार की आमद है और उसके हवाले से सरकार की आमद है तो वो एक और अच्छा अच्छे साइन जो है वो अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अब सेकेंडली ये है कि शहर लाहौर की अगर बात करें तो पहले भी मैंने आपको कहा कि पता यही चला क्योंकि हमने एक चीज़ के पीछे रहना होता है, कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। डिपार्टमेंटल खबरें होती हैं ये जिनको हमने बार बार जो है वो परसू करना होता है। तो अभी तो यही मालूम हुआ है कि इनके तमाम मामला क्लियर हो गए हैं और 15 सितंबर के बाद ये काम शुरू हो जाएगा और शहर लाहौर की जो सड़कें हैं जो हमें अंधेरों में डूबी नज़र आती हैं, जिसको शहर लाहौर रोशनियों का शहर कहा जाता है, बागों का शहर कहा जाता है, अब तो ऑरेंज लाइन का शहर कहा जाता है, मेट्रो बस का शहर कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जितने पैसे हैं इसमें अगर ये पूरे लाहौर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो शहर लाहौर दोबारा से हम कह सकेंगे कि रोशनियों का शहर है। अच्छा, पूरी जो लाइट्स हैं शहर लाहौर की वो 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। ये एक कह लें कि ये इनकी ना कोई तकरीबन 5 साल पुरानी अदादोशुमार हैं। अच्छा, ये नए अदादोशुमार भी नहीं है। अब तो लाहौर बहुत बड़ा हो गया है। अब देखे ना जिया बगा वो रायविंड के पास जाके लाहौर लगता है तो वहाँ पर लाइट्स तो नहीं है। ठीक है, वो पॉइंट्स तो बीच में नहीं है। अब जिस तरह आप चाह रहे हैं कि माल रोड, जे रोड, GT रोड, फिरोजपुर रोड मेन अशाराएं जो हैं जो लाहौर में ये आर्टरीज जो हैं वो इन करती हैं लोगों को, जो ट्रंक रोड है वो वागे तक जाती है, फिरोजपुर रोड वो कसूर तक जाती है, आपकी जेल रोड जो है पूरा कंट्रोल करती है आपके मेन आर्टरीज को, मजंग और इसके साथ साथ चबुर्जी और इसके साथ साथ तमाम वो शहर को शादमान हो गया, मेन बुलेवार्ड हो गया, फिर कैंट को जाकर लगती है। तो इसी तरह जो आपकी माल रोड है इसी तरह ये भी जो है मेन आर्टरी है जो आपकी नासिर बाग से शुरू होती है और जाकर वो एंड पे कैंट पे जाके लगती है और मुख्तलिफ सड़कों को साथ साथ वो लेकर चल रही होती है। और दरमियान में जो हम कहते हैं ना कोई शहर में आ जाए तो कनाल पर आ जाएं, कनाल पर आ जाएं हम आपको पिक कर लेंगे। और वजह ये होती है कनाल की कि ये चारों सड़कें जो हैं वो कनाल को जाके लगती हैं और आपको फील आएगा कि जब आप जिन्ना अस्पताल से यू टर्न लेते हैं तो वहाँ पे लाइट्स नहीं हैं। अगर आप रिंग रोड हरबंसपुरा पे नीचे उतरती हैं जो कि एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता है तो वहाँ पर कनाल पर लाइट्स तो हैं मगर बंद पड़ी हैं। और अगर आप GT रोड पे चले जाएं तो आप अपनी गाड़ी की लाइट्स पे जाएंगे, आपको ऊपर वाले लाइट्स नज़र नहीं आएंगी। अब हो ये रहा है कि GT रोड की जो ट्रंक रोड है जो कि कायदे में इंटरचेंज से जो है वो वाघा बॉर्डर तक जानी है, वहाँ पे सोलर लाइट्स लगा रहे हैं, वो बड़ा मंसूबा है वो। अच्छा, हाँ जी, वो बड़ा मंसूबा है, वो अच्छा लगेगा। एक अच्छी रोड जो है वो क्लियर करने जा रहे हैं। गदे के ज़िबे खाने एक तो बनाने, दूसरा गोश्त की सप्लाई के हवाले से पिछले दिनों हमने देखा भी इस्लामाबाद में बड़ा ये मामला भी पेश आया। गदे का जो गोश्त है टनों के हिसाब से वहाँ पर पकड़ा भी गया। अब उन्होंने कहा है कि एक चेन बना ली जाए, प्रॉपर एक जो है ना वो सिस्टम के तहत जो है ना इसको चीन तक पहुँचाया जाएगा या बाकी जहाँ पर ये खाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है उन तक पहुँचाया जाएगा। ये क्या स्टोरी है? देखिए जी, चीन के लिए तो बड़ी अच्छी स्टोरी है ये मतलब उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके लिए गोश्त मीट आएगा वहाँ यहाँ से। आपको याद होगा इससे कोई 4 हफ्ते पहले ना इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ है जी जी, और वहाँ पे वो आपने वीडियोस भी देखी। हाँ जी, वहाँ पे चीनी लोग भी पाए गए थे। ऑन रिकॉर्ड आ गई, सारा कुछ आ गया। अब इस्लामाबाद जो है वो दारुल खिलाफ है और वहाँ पे अगर ये कारोबार हो रहा है, ये बिजनेस हो रहा था तो कैसे हो रहा था, सवारिया निशान आ गया, चैलेंज हो गया। अब ग्वादर जो है वहाँ पे एक फ्री जोन बनाया जा रहा है। नहीं, फ्री जोन है, बना दिया गया, वहाँ पे होती है। अच्छा, ये इनकी जो कटिंग है
डोंकी मीट की वहाँ पे होती है और वहाँ पे फ्री जोन है, क्योंकि वहाँ पे चाइना का जो गांव है वहाँ पे उसके साथ रेडियस लगता है, उस दरमियान में इसलिए होती है। ओके। अब वहाँ पर तो जारी बात होगी, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से तमाम गधों को कैसे लेकर जाएंगे वहाँ पे। इस्लामाबाद में मामला हुआ तो उसके बाद जो है वफाक ने जो है ईवान वज़ीर आज़म ने सिफारिशत मांग ली सूबों से। अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसने हाथ लिख दिया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, हाथ की कॉपी हमारे पास है, ठीक है। उसमें बाकायदा डोंकी मीट का जिक्र किया गया है कि इसको किस तरह से इसका कोई प्रोसेस करें, इसके कोई SOPs बनाएं, इसके कोई प्रोटोकॉल्स बना लें। ऑब्वियसली अब प्रोटोकॉल्स बनाने हैं तो प्रोटोकॉल्स के लिए तो हर बंदा इस चीज़ से जान छुड़ाता है कि ये मुस्लिम मुल्क है और लोगों में खासा गुस्सा और शिद्दत पाई जाती है, तो लिहाजा दूसरी तरफ से ज़र मुबादला का भी मामला है कि इस गोश्त को चाइना बहुत पसंद करता है और इसके बदले में पैसे मिलेंगे, और चाइना ख़ास तौर पे माजरत के साथ पाकिस्तान के गधों को बहुत पसंद करता है, चूँकि वो ये तवाना होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और उनके जो हैं वो छोटे छोटे हैं, पतले से हैं, ये सेहतमंद हैं, तो वो इसलिए पसंद करते हैं। अच्छा, गधा जो है हम एवं इसको गधा कहते हैं, ये खुद ही एक हर लिहाज से इसकी चीज़ बिकती है, इसकी खाल बिकती है। अच्छा। हाँ जी, इसकी जो है वो गोश्त बिकते हैं, इसकी हर चीज़ जो है वो बिकने वाली। अब ये ना हो कि मेरी ये बातें सुन के सारे गधे चोरी करने शुरू कर दें, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मामला है। एक गधा चोरी होने का मतलब है कि आपको अच्छे खासे लाखों रुपए में पैसे मिल सकते हैं, हज़ारों रुपए में। 5-6 लाख का तो गधा आता है, नहीं ज़्यादा का आता है। कट करके इसका अच्छा आप चाइनीज कंपनीज के साथ रब्ता करके अच्छा इन ऑफ द रिकॉर्ड भी वो रब्ता कर लेते हैं, यानी कि अगर आप गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं तो कोई बीच में कोई मिडल मैन होगा जो स्टेक होल्डर्स के साथ करेगा और अपनी कंपनीज के साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं, मगर इस तरह खुदारा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान है, मुस्लिम मुल्क है, और इसमें मतलब अभी ये हुकूमत की सतह पर ये पहली दफा हो रहा है कि ये इतने बड़े पैमाने पर ये चीज लेकर आई जा रही है। वो एक हलचल तो मची हुई है ना। अब ये पौधा तो किसी ने लगा दिया ना कि एक लेटर लिखकर, अब जिसने सिफारिश मांगी है वो भी पूछने वाला होगा कि भैया हमने सिफारिश मांगी थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कह लें कि एक ना प्रोसेस के थ्रू अब इन चीजों को लेकर चला जाएगा कि अगर गधे का गोश्त सप्लाई भी करना है, अभी ये इस लेटर का जवाब देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्या देते हैं। ठीक है, अगर तो कोई जवाब देते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, बात खत्म हो जाएगी। ओके। अगर कोई और जवाब जाता है कि इसको देखते हैं, तो इसका मतलब है कि काम शुरू हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ सिफारिशात मांगी गई है। तीसरी स्टोरी भी हमारे पास मौजूद है कि लाहौर समेत पंजाब में गंदम आटा रोटी की जो कीमतें हैं वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही। गंदम की 800 जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया है फी मन अगर देखा जाए। दूसरा ये कि DG फूड और कैंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का भी खत लिख दिया है। क्या वजह है कि ये मामला कभी चीनी का मसला आ जाता है, कभी गंदम का, आटे का, रोटी का। 16 रुपए रोटी कह रहे बहुत से इलाकों में लाहौर में मिल रही है, क्या वजह है? 14 रुपए का 3 नारा लगाया हमने, 14 रुपए का 16 रुपए पे बिक रही है। नहीं मुनीबा, देखिए नारा तो सही लगाया हुआ है, तो अभी भी 16 रुपए में बिक रही है। इनिशिएटिव है वो तो मानना पड़ेगा ना कि हमने 16 माह से जो है वो 14 रुपए रोटी भी तो मिली है ना मजदूर को। मगर इसके बरक्स आप वापस जाते हैं कि अगर आप 1947 में आज़ाद हुए थे ना तो 78 ईयर ओल्ड हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए, और आप हर साल में एक अखबार उठा लें, चाहे वो मसावात हो चाहे कोई अखबार भी हो, उसकी लीड चेक कर लें, आटा चीनी घी महंगा। अब ये हम ना 80 साल से सुन रहे हैं, 78 साल से सुन रहे हैं कि ये चीज़ें महंगी हैं। अब कोई ना कोई मिथ निकाल लेते हैं। अब देखें 2024 अप्रैल, मुझे अभी तक याद है 15 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ये ऑर्डर कर दिया कि रोटी 14 रुपये की हो गई। गंदम को डी रेगुलेट कर दिया गया, यानी कि हुकूमत पीछे हट गई है, ओपन छोड़ दिया गया उसकी कीमत को। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। गंदम मार्केट में आई, सब हैरान हो गए, रोटी महंगी हो ही नहीं पा रही थी, वो इसलिए कि आपकी गंदम ऑन हो गई। अब आटा सस्ता हो गया। आटा कहाँ पे आपका 10 kg का बैग जो है वो 1100-1200 तक गया है, 1200-1300 रुपये तक गया है, और 2600 का 20 किलो आटे का थैला गया, और 2800 रुपये तक गया है 20 किलो आटे का थैला। अब 20 किलो आटे का थैला आपका आ गया मुनीबा 1450 रुपये में। जी। और आपका 10 किलो आटे का थैला आ गया 650 रुपये में। अब मामला हजम नहीं हो रहा था। 16 माह से लोग
ट्राइयाँ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं किस तरीके से इसमें से भी कुछ ना कुछ निकाला जाए। 16 माह से यानी कि 2 रवां बरस की जो हैं फसलें, एक पिछले साल अप्रैल में फसल आई, एक इस साल भी फसल आई, तो कोशिश कर रहे थे किस तरह हलचल मचे। अब चीनी का बुरहान चल रहा था इस दौरान में, अब इसी दौरान में वज़ीर आला पंजाब एक अहम इशू पे जापान जाती हैं, उस दरमियान में ही कोई हलचल मचती है, जो क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जापान में हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है जापान में हैं, जो इस वक्त भरत साहब थे जो इसके थे होम के थे वज़ीर, वो भी वहाँ पे जापान में थे, वज़ीर बल्दियात भी, इवन के वज़ीर इत्तलात भी जो हैं वो जापान। हाँ जी, अब जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, जिन्होंने इसको खींचा लगाया हुआ था, कोई भी नहीं था यहाँ पर, पीछे से कुछ हुआ है। अब ये पीछे से जब हुआ तो मार्केट में एकदम जो है वो वाइब्स आनी शुरू हो गई कि जी आटा महंगा हो गया। चेक किया गया तो वाकई महंगा हो गया था। अब ये जो पिछले कोई 10-12 दिन पहले जाएंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो पीरा फोर्स के जिम्मेदार है। तो वज़ीर आला पंजाब में होंगी, लाहौर में होंगी, तब ये मामला तय पाएंगे। वो अगर यहाँ पे नहीं होंगी तो कोई काम नहीं करेगा। सब काम करेंगे। हाली नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब जैसे अगर मैं यहाँ पे नहीं थी तो काम चल रहा था, इस तरह अगर वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे नहीं होंगी तो काम नहीं चलेगा। आटे की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई, मैंने आपको हमेशा की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, मसाइल हैं, मगर लाहौर ना ऑटो पे चल रहा है। आप कोई भी नहीं होगा ना, सफाई सुबह सुबह होनी है, कोई और नहीं होगा तो ये दुकानें खुलनी है, चीनी बिकनी है, आटा बिकना है, मगर इसकी ग्राम फरोशी कौन रोकेगा? अभी आगे क्या सूरत हाल होने वाली है? बढ़ेंगी कीमतें, ये कम होगी? बिल्कुल बढ़ेंगी और बिल्कुल वही वजह ये है कि आपका आगे ठंडा मौसम आ रहा है, कोजी मौसम आ रहा है। अभी तो एक पराठा चल रहा है घर में, 2 रोटियां चल रही हैं, फिर 6 पराठे चलते हैं। ऐसे भी ना करे, 6 पराठे कौन नहीं खाता है? इमरान साहब ना करें। मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी खा सकते हैं। ठीक है। वो देखिए, अचार का कौन इस्तेमाल नहीं करता, साग होता है, मेथी होती है, चाय के साथ होता है, यानी कि आप देखिए जैसे इस्तेमाल बढ़ा तो आपकी तलब बढ़ गई, जैसे ही तलब बढ़ी तो रसद पीछे से, यानी कि आपका तलब रसद जो है इकोनॉमिकली देखा जाए तो इसका बड़ा मैटर करता है। और आप देखिए 1700 रुपए का थैला है, मेरी पहले बात सुनिए, 20 किलो आटे का थैला 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपए का है। अलार्म बच चुका है, इसकी सरकारी कीमत 1710 रुपए है, 10 रुपए रह गए हैं महंगा होने में, यानी कि अभी ये महंगा हुआ नहीं है, अभी अपनी कीमत पे वापस आ रहा है, क्योंकि इसकी असल सरकारी कीमत जो है 1710 है। अब ये 1400, 1450, 1550, 1650 और 1700 रुपए तक पहुंच गया, तो इसका मतलब है ये 1800 रुपए तक भी पहुंच सकता है। और गंदम जो है फी मन 31-3200 तक जितनी जानी है, ये ऑटोमेटिकली 1800 का हो जाएगा। ठीक है जी, ये 4 स्टोरीज थी जिसको हमने डिस्कशन में लेकर आए। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। लाहौर शहर के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मॉनसून के मौसम के दौरान आपको पता है नमी और दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव रहता है। बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस की अफजाइश और फैलाव जैसे माहौल को पैदा करता है। अब ऐसी सूरत हाल में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे इन्फेक्शन होने के ख़दशात बढ़ जाते हैं। अब इन बीमारियों से निमटने के लिए इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस मॉनसून के मौसम में विटामिन्स, मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा जाता है। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखना चाहिए, हमारी जो टीम्स हैं, हमारे जो कह लें कि डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और स्टोरी है जिसको हमने डिस्कस करना है कि वाक़या पेश आया लाहौर शहर में। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को लाहौर जोहर टाउन में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियाँ जो हैं वो जाँ बहक हो गई हैं, और फूड अथॉरिटी ने उन फूड पॉइंट्स को सील कर दिया है, और उनके जो मालिकान थे उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया, और होटल मालिक और किचन स्टाफ को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। अब ऐसे 62 जो होटल मालिकान हैं और छोटे फूड पॉइंट्स हैं
उन पर जहरीला खाना फराहम करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर बात करेंगे। किस तरह चेकिंग की जाती है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब ने हमें जूम पर जो है ना हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहते हैं डीजी साहब आपको। ये सब ये जो मौसम चल रहा है मानसून का और बाहर भी जो सूरत हाल है इस वक्त भी बाहर जो है ना वो बारिश हो रही है, आप लोगों की जो टीम्स हैं वो भी कार्रवाई करती होगी, किस तरह चेकिंग की जा रही है ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स की या जो ठेले कार्ट्स लगे हुए होते हैं उनकी, कि हाइजीन उन्होंने प्रॉपरली उसका ख्याल रखा है खाने पीने के हवाले से कि नहीं? देखिए मैडम, फूड की इंस्पेक्शंस तो जितने भी फूड के पॉइंट्स हैं जिसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा जो ढाबाज हैं और ये इस तरह की कार्ट्स हैं, इनकी हम रेगुलर बेसिस पे जो है ना इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं और जो भी वहाँ पे कानून के मुताबिक एक्शन लेना ज़रूरी होता है वो हम ले रहे होते हैं। जो मौसम आपने मौसम बरसात का तज़किरा किया, इसमें आपको पता है कि चीज़ों के हवाले से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इसके अलावा फंगल ग्रोथ बाज़ औक़ात हो जाती है। तो हम इसमें ये रेकमेंड करते हैं कि घर के अंदर भी आप बासी खाना जो है वो ना खाएं। नंबर 1, ओवरनाइट जो खाना पड़ा हुआ है वो नहीं खाएं। इसके अलावा जो स्पेशली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे ब्रेड के ऊपर मायोनीज़ लगाकर या केचप लगाकर या इस तरह की कुछ चीज़ लगाकर घर में ही खा रहे होते हैं, उससे भी जो है वो परहेज़ करना चाहिए। और बाहर के खानों से, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि बहुत सी फ्लाइज और बहुत से इंसेक्ट जो हैं वो भी चल रहे होते हैं। अब इंसेक्ट या फ्लाई का किसी भी फूड के ऊपर जो है एक दफ़ा बैठ जाना वो आपके लिए मुज़र सेहत जो है वो चीज़ों का बायस बन सकता है। बट क्या ये मानसून का मौसम, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि बैक्टीरिया वायरसेस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसमें क्या आप लोगों की भी इंस्पेक्शन मज़ीद बढ़ जाती है, टीम वर्क ज़्यादा हो जाता है? जी मैडम, इसमें हमारी इंस्पेक्शन बिल्कुल बढ़ जाती हैं। आपको पता है कि हमारी रूटीन में इंस्पेक्शंस जो हैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी चल रही होती हैं, जिसमें हम जो है वो मीट के पॉइंट्स जो हैं, जो स्लॉटर हाउसेज हैं, इसके अलावा सुबह मिल्क के हवाले से हमने नाकाजात लगाए होते हैं। इसके अलावा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स और ढाबा पॉइंट्स की हम इंस्पेक्शन इस सीज़न में ज़्यादा कर देते हैं। ऑन एवरेज अगर जो है एक टीम जो है 20 इंस्पेक्शंस कर रही है तो अब हमने ज़्यादा करके उसको 30 पर जो है वो लेके आ चुके हैं, जो हमारी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी अगर इस तरह का कोई इशू हो जाता है जिसकी मतलब फूड पॉइजनिंग इज़ ऑलवेज मैनेजेबल, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर किसी को भी फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है, अब उसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो आपको वॉमिटिंग होगी या आपको जो है वो गैस्ट्रो का कोई इशू हो जाएगा। अब ऐसा होने की वजह से आपकी एक्सेसिव डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, वाटर लॉस जो है होता है और उसके साथ मिनरल लॉस भी होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस उनका हो जाता है। तो आपने इस सूरत में क्या करना है, जो एडवाइस किया जाता है, एक तो पानी का इंटेक नंबर 1, नंबर 2 ये है कि लीमू पानी, नंबर 3 ये है कि अगर ऐसा कोई पेशेंट आज आपके सामने हो तो उसको फौरी तौर पर ORS दें। वो वक्ती तौर पर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उस वाटर लॉस की वजह से वो दूर हो जाता है। फिर आप उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं और वो ड्रिप वगैरह लगाएंगे, वो उससे पेशेंट मैनेज हो जाएगा। तो ये मैंने इनिशियल मैनेजमेंट का भी एक तरीकाकार बता दिया, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जो जौहर टाउन का वाकया है उसकी जब हमने तहकीकात की, बहुत ही सैड वाकया है, हमें बहुत रंज है इस वाकये का। उसमें भी पेशेंट्स को सही मैनेज नहीं हो सका। हॉस्पिटल जब वो लेके गए 16 तारीख को अपनी बच्चियों को, तो वहाँ पे भी उनको ड्रिप वगैरह नहीं लगाई गई और फिर पेरेंट्स का ये था कि इनको ये जब थोड़े से वो मैनेज हो गए तो उनको वो वापस ले आए। तो पहली बेटी की डेथ हो गई, फिर नेक्स्ट डे दूसरी बेटी की डेथ हुई। तो इट वाज रियली सैड और उसमें से हमें जो है देखें बहुत बड़ा लॉस है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा आसिम साहब, अगर जौहर टाउन की बात कर ली जाए तो उसकी पेरिफेरीज में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं। तो जहाँ पर ये ख़ास तौर पर वाक़या अगर पेश आए जिस रेस्टोरेंट में या किसी कैफ़े में, तो उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद होंगे। क्या अब आपकी टीम ने या आपने ये सोचा है कि अब उन सब रेस्टोरेंट्स को या कैफ़ेज़ को भी जो उसके इर्द गिर्द हैं उनको भी चेक किया जाएगा या चेक किया गया है?
मैडम इन सब की इंस्पेक्शन जो है तकरीबन 3 हफ्ते पहले इन फोल्ड पॉइंट्स की चेकिंग्स हुई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने पूरा लाहौर के हवाले से जितनी भी हमारी टीम्स हैं, हमारी 12 टीम्स होती हैं हर टाउन के अंदर, तो उन तमाम टीमों को हमने टास्क किया है कि अगले 3 दिन के अंदर आपने तमाम जो फूड पॉइंट्स हैं, स्पेशली जो भी फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, छोटे ढाबे हैं कि ये चिकन के बर्गर पॉइंट्स हैं या शवारमा पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है वो उनकी इंस्पेक्शंस करें। जहाँ पे भी इशू आ रहा है कानून के मुताबिक जो है एक्शन लें, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी एहतियात की भी ज़रूरत है। वो ये कि स्पेशली इस सीज़न में, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि जिसके अंदर बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एक तो बासी खाना खाने से परहेज किया जाए, बेशक वो घर का बना हुआ हो। रात को खाना बना है तो रात को ही कंज्यूम करें, सुबह तक उसको नहीं लेके जाएं। और इसी तरह से जो बाहर के खाने हैं उनसे इन चंद दिनों के लिए जो है वो परहेज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, आपने बाहर किसी होटल से खाना खाने के लिए जाना है, लेकिन जो इस तरह के जो लाइक शवारमास या इस तरह के बर्गर्स हैं जिसमें तो उनकी इनटेक से जो है ना, उनको लेने से थोड़ा सा जो है ना वो इज्तनाब करना चाहिए चंद लेकिन कम से कम अब इसके बाद बिकॉज मुझे याद पड़ा है कि ये सेकंड केस है। इससे पहले भी एक केस आया था, पंजाब का ही था, लाहौर से बाहर का था, कि वो भी एक फैमिली ने इसी तरह बाहर से रेस्टोरेंट से खाना खाया था और उनकी भी डेथ हो गई थी गालिबन। तो अब ये सेकंड केस हमारे सामने आया है, तो इसके बाद अब फूड अथॉरिटी या आपने जो है ना वो कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, ख़ासतौर पे जो जौहर टाउन वाला मामला पेश आया, जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियाँ जाँ भाग हुई हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब कि आपने हमें टाइम दिया। नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आयशा अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, उबैद गिल ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ फराज ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे आप तीनों ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आयशा आपसे तो मुलाकात रहती है, आप लोगों से भी मेरे ख्याल से पहले भी मुलाकात रही है। तो आयशा आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल बस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से मैंने देखा था आपने एडमिशन ले ली है यूसीपी में ना? ऐसा ही है बिल्कुल। सही, मैंने देखा था, स्टोरी देखी थी मैंने कि आजकल आयशा यूनिवर्सिटी जा रही है, तो वहाँ पे भी गाना और सारा कुछ हो रहा होता है, मौसीकी चल रही होती है बिल्कुल, साथ साथ स्टडीज, साथ साथ बिल्कुल एक्टिविटीज़ भी बाकी। चले जी, बड़ी अच्छी बात है। हम पहले कुछ सुन लेंगे, आपने और मेरे उबैद ने जो है ना वो सुनाना है। क्या सुनाना है सबसे पहले? हम सुना रहे हैं अल्लाहू कवाली। अल्लाहू कवाली, चलें जी, डन। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू, हाँ अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, ताज़े हक भी किसी पर आया जब न
ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा। तू जो हरान नई शान दिखा देता है, दीदाए शोक तुम्हें रान बना देता है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का बता देता है। तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाह क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। तो हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो मैं चाह रही हूँ कि बातें थोड़ी कम कर लें और सुन दोबारा लें आपसे कुछ बिल्कुल और ऐसा भी। ही। तो मेरे ख्याल से और भी आपने सोलो सोलो अब गाना है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी सुन लें फिर आपसे। थक तो जरूर। नहीं गए? हम थकते नहीं ठीक है जी। हमारा क्या काम है सुनाएंगी? तो इसमें तो थकना हाँ, बनता जो नहीं जो है। जिसमें आपका पैशन होता है ना, उसमें बिल्कुल। आप कभी भी थकते नहीं है, मेरा ये मानना है। तो ऐसे क्या ही। सुनाएंगी आप फिर? मैं सुनाऊंगी तू शाहे खूबा तू ठीक जाने है। जाना। तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे हम डिवाइड कर लें टाइम, कि हम बिल्कुल। उबैद को भी टाइम दे ऐसे ही सकें। है। तो चलें जी, सुनाएं। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाहे खूबा तू जान जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा किताब तेरा। मुझ लहंदी यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, मुझ लहंदी यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, अखियां दा सिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी, तक लैंदी जुलेखा जे, तक लैंदी जुलेखा जे, तस्वीर मुहम्मद दी पे कहंदी, तू शाहे खूबा तू जाने जाना,
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आयशा हमारे साथ मौजूद थी, उबैद हमारे साथ मौजूद थे और फराज हमारे साथ मौजूद थे। और आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, वरना हम उबैद से भी एक और गाना ज़रूर सुन लेते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।